So hello everyone. Today we are discussed about our first disorder disability which is autism. कि autism क्या होता है, कौन से इम्पैक्ट है जो बच्चे की या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में पड़ते हैं, और इसके अलावा हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या कौन सी टूल हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। ASD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म होती है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और ये एक न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसका मतलब ये है कि जब कुछ भी प्रॉब्लम्स हमारे ब्रेन की रिगार्डिंग होती है और फंक्शनिंग और पूरी बॉडी पे काम नहीं करता है, तो इसकी वजह से हमारा ऑटिज़म होता है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर related to brain problems that are affected how individual perceive the world and interact with other। इसका मतलब कि ऑटिज़म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि उस बच्चे में या उस इंडिविजुअल में ऑटिज़म के कुछ सिम्टम्स हैं, जो कि डिफाइन करता है कि वो बच्चा ऑटिज़म है या नहीं है। तो इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो कि हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस स्ट्रीम में जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले में जा रहे हैं, साइकोलॉजी वाले में जा रहे हैं, काउंसलिंग वाले में जा रहे हैं, तो हमको कुछ करैक्टर्स नॉर्मल डिसेबिलिटी के पता होने चाहिए, जैसे कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दिस इज़ नॉट गुड, और आई कनेक्शन होता है वो वेरी पुअर होता है, लैंग्वेज बड़ी डिले होती है, और जो किसी भी चीज़ का इमोशनल जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो कई बार वो नहीं कर पाते हैं, और अनकॉन्शियसली वो बैठे रहते हैं, रिपीटिवनेस होता है। देयर आर लॉट ऑफ सिम्टम्स जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि इस चाइल्ड में इतने सिम्टम्स हैं, और आफ्टर दैट वी डिसाइडेड दैट दिस चाइल्ड इज ऑटिज़म और नॉट। सिम्टम्स कौन से होते हैं? चैलेंजेस विद आई कॉन्टैक्ट। अगर हम किसी बच्चे के साथ बात कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए स्टार्टिंग काउंसलिंग में, या फिर जब हम उसकी केस हिस्ट्री बना रहे हैं, कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस चाइल्ड इज़ एप्रोप्रिएट फॉर आई कॉन्टैक्ट और नॉट। क्या वो बच्चा आई कॉन्टैक्ट है वो सही से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसकी अटेंशंस होती हैं, उसका कंसंट्रेशन होता है, वो कितना वर्किंग है या नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है, बिकॉज ऑटिस्टिक जो चाइल्ड्स होते हैं उनके एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, नो एक्सप्रेशन। समटाइम वो एग्रेशन शो करते हैं, बट अदरवाइज कुछ हम केसेस देखते हैं वहाँ पे उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें कुछ चेंजेस नहीं आता है, ना उनका आई कनेक्ट होता है, ना उनका क्या होता है, कोई एक्सप्रेशंस होते हैं। रिपीटिवनेस बिहेवियर और रूटीनेस। इसके अंदर क्या हो कि इफ़ दे आर लविंग टू प्ले, दे आर लविंग टू लाइक दिस, ऐसे 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 कर रहा है, तो वो परसिस्टेंट होता है, रिपीट बिहेवियर करता है। हम इसको क्या चाहे कितनी भी कोशिश करें चेंज करने की, हम नहीं कर पाते हैं। हमको उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा वाइल कोई भी, अगर हम केस स्टडी बना रहे हैं किसी बच्चे की या फिर डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसरी सेंसिटिविटी की उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, is all organs are working properly, not according to the situation। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को अगर धूप में लेके जाएंगे तो क्या उसकी बॉडी रिएक्ट करती है? इफ़ हम ज़्यादा लाइटनिंग वाले एरिया पे इसको बिठाएंगे, क्या उसके जो विज़न होता है इस पर कुछ इम्पेक्ट पड़ता है? तो हमको सब कुछ सेंसरीज के अंदर देखना पड़ेगा। फोकस्ड इंटरेस्ट्स, इन बच्चों में फोकस्ड इंटरेस्ट भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ बच्चा जो होता है कि उसको बहुत ज़्यादा पेंटिंग करने का
इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हम उसको इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। उनका एक फोकस इंटरेस्ट होता है, उसकी स्पेसिफिक चीज़ होती है, उसको वही चीज़ पसंद होती है। अगर हमको उस बच्चे को डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट को लेके उनके अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है किसके रिगार्डिंग कैसा है उसी के बिहाव पे हम कर सकते हैं। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो समटाइम बड़ी डिले होती है, एंड कई केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं जहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो ना उनकी क्लियरिटी जो है वो भी नहीं होती है, और कई बार बच्चे बोलते भी नहीं हैं। उनका क्या है कि कुछ फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट्स हो गए या उनके केयर गिवर हो गए, सिर्फ उन्हीं के तरफ अपना अफेक्शन शो करते हैं, अदरवाइज उनका अगर न्यू इन्वायरमेंट में डालेंगे सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड एडजस्ट। तो इन बच्चों में ये मोस्टली प्रॉब्लम्स पाई जाती है। इफ़ हम कोई भी बच्चे का अगर डायग्नोज करते हैं तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम किसके बिहाफ पे ये कौन से टूल की यूज़ से हम ये सिम्टम्स को टिक कर रहे हैं कि इस बच्चे में चलो जी ऑटिस्टिक है तो इसमें बिहेवियर प्रॉब्लम है, चलो जी आई कॉन्टैक्ट नहीं है। ये हर एक चीज़ को देखने के लिए क्या होता है DSM-5 और ICD-10, ये हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टूल होते हैं, जिस क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बिहाफ पे हम क्या है कि बच्चे की हर एक सिम्टम्स को देख के मेजर करते हैं। तो DSM किसने दिया है, इसने दिया है APA ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन साइकेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैनुअल बोल सकते हैं हम। और ICD किसने दिया है, ये WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ICD इंटरनेशनल क्लासिफाइड डिसेबिलिटी। तो दो हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं जिसके रिगार्डिंग हम क्या है कि बच्चे का डायग्नोज करने में आसानी होती है। ये हमारे पास मैनुअल्स हैं। फर्दर आप पढ़ते हो तो आपको डीपली हर एक चीज़ के बारे में पता लगता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ याद रखना है कि DSM-5 कौन सा होता है और ICD-10 कौन सा होता है, ये कौन से इंटरनेशनल होता है। तो ये इसके अंदर WHO होता है और DSM होता है APA के अंडर। ओके, तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, सो आपको फुल फॉर्म याद रखनी चाहिए। कोज कौन से होते हैं, अगर बच्चा ऑटिस्टिक हो रहा है या उसमें कुछ सिम्टम्स हैं तो कौन से कोज होते हैं। जेनेटिक में भी उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई जो पेरेंट्स में कुछ सिम्टम्स ऑटिस्टिक के हो, क्या पता उनमें कुछ हुआ हार्मोनल्स कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से जो है हमारे बच्चे के अंदर वो सेम चीज़ें डिलीवर हो रही है, जेनेटिक हो रही है। इन्वायरमेंट फैक्टर्स बहुत टाइम कुछ ऐसा होता है कि जेनेटिक और इन्वायरमेंट का हमारे इंडिविजुअल्स की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन्वायरमेंट फैक्टर कैसा था, ये कैसा होना चाहिए, बायोलॉजिकल कौन सा होना चाहिए। अगर पेरेंट्स हैं उनकी एज भी बड़ी मैटर रखती है कि इफ़ दे आर कंसीविंग इन बिटवीन 18 to 25 तो फिर उनका जो बच्चा है बड़ा हेल्दी होता है, बट आफ्टर 30 या 35 अगर कंसीव कर रहे हैं तो माइट बी प्रॉब्लम्स इन देयर चाइल्ड। सो बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। ब्रेन डेवलपमेंट की, उनका जो ब्रेन की डेवलपिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान कितनी हुई है, कैसी हुई है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे कि आगे वो बच्चा अगर जन्म लेता है तो कैसा होगा। अगर उसका कोई सिबलिंग्स, उसके भाई बहन में अगर कुछ सिम्टम्स थे, अगर दूसरा बच्चा हो रहा है तो उसमें भी कुछ सिम्टम्स जा सकते हैं। मेडिकेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है समटाइम। जैसे देखो कॉजेज सबके सेम होते हैं, जेनेटिक हो गए, बायोलॉजिकल हो गए, एनवायरनमेंट की हो गए, और हमारे जो मदर थे फादर थे, मोस्टली जब मम्मा हमारी कंसीव करती है उस ड्यूरेशन में वो कौन सी मेडिसिन ले रही है, कौन सी डाइट ले रही है, वो कुछ हार्मफुल है, ये स्मोकिंग कर रही है, कुछ एडिक्ट है किसी चीज़ का, ओवरऑल हर एक चीज़ से हमारा जो होने वाले बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है।
तो मदर को इस सिचुएशन में हेल्दी खाना खाना, अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूड कैसा है, न्यूट्रिशंस हैं, प्रॉपर सब कुछ है या नहीं है। DSM मैंने बताया APA के अंडर आता है, और ICD क्या होता है कि वो WHO के अंडर आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दोनों के अंडर पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं कि कुछ भी चलो बना लिया जोड़ लिया, नहीं। अगर हम किसी क्राइटेरिया के अंडर जा रहे हैं, उसी के अंडर हर एक सिम्टम्स को देख के अगर यूज़ कर रहे हैं, तो हमको स्पेसिफिक उन क्राइटेरिया को देख के ही करना पड़ेगा। जैसे DSM के बारे में मैंने कुछ लिखा है, परसिस्टेंट बिहेवियर होता है, कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम होती है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, अपने फोकस होता है जो भी इंटरेस्ट को लेके होता है, रिपीटिशन होती है हर एक बिहेवियर में, सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अर्ली डेवलपमेंट पीरियड। ऐसे नहीं कि एक दिन में कुछ सिम्टम्स दिखे तो हमने उसको ऑटिस्टिक बना दिया, नहीं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ अर्ली सिम्टम्स होनी चाहिए, अर्ली पीरियड होना चाहिए टाइम का, कि वो कितने सालों से चलता आ रहा है, कितने मंथ से वो चलता आ रहा है। इफ़ वी आर डायग्नोजिंग अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा देखते हैं तो पता लग जाना चाहिए। अगर हम मिडल में जाके देख रहे हैं, एडोलेसेंस में जाके देख रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है कि इसको हम कभी भी इंटरवेंशन कर सकते हैं, कभी भी इसका डायग्नोज कर सकते हैं। इसका ऑनसेट एक पर्टिकुलर एज नहीं है। कुछ थेरेपीज होती हैं जो कि स्पेशल एजुकेटर को या कहीं भी काउंसलर के पास जाते हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ABA कौन सी होती है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज की थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसको OT बोलते हैं, फिजिकल थेरेपी PT जिसमें फिजिकल रिलेटेड वर्क करवाया जाता है ताकि उसके मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट हो। और एज ए स्पेशल एजुकेटर आपको IEP प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले अगर आपके पास अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा आ रहा है, स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, उनके पेरेंट्स की हिस्ट्री लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे ASSQ है, तो कौन सा है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम स्क्रीनिंग क्वेश्चनियर होता है। आप ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 क्वेश्चनियर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मे बी समटाइम ऐसे एग्जाम्स में ना पूछे जाएँ, 4 ऑप्शन दी गई हो तो आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा ऑटिस्टिक रिलेटेड है या कौन सा नहीं है। ये कार्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, ये आफ्टर 2 साल के बाद जो भी बच्चा होता है उस पर अप्लाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशंस भी होती हैं जिसका यूज़ करके हम अगर कुछ ज़्यादा हाई या सिवेरिटी लेवल पे ऑटिस्टिक के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम डॉक्टर्स की या फिर कुछ स्कैन्स की या ब्रेन के रिलेटेड जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स या हमारी डोपामिन्स और हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उस पर हम वर्क कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन अगर कर रहे हैं हम तो एक स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या होना चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी पर्सन विद डिसेबल वाले बच्चे आ रहे हैं तो उनका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए क्लासरूम का, उनकी क्लासरूम के अरेंजमेंट्स कैसे होने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग TLM, विच टाइप ऑफ TLM यूज फॉर विच टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो U शेप और राउंड शेप के डेस्क होने चाहिए जिसके अंदर जो होता है कि हमारे पास टीचर सेंटर्ड क्लास नहीं होती। ये क्या होती है, चाइल्ड सेंटर। कौन सा होता है, चाइल्ड सेंटर, जिसके अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं हम टीचर्स पे ध्यान नहीं रखते हैं, टीचर्स को बच्चों पे ध्यान रखना होता है। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम होते हैं जहाँ पे उस टीचर्स का ध्यान बच्चों पे हो, हर एक बच्चे से वो जो बिहेव कर रहे हैं कैसा है, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाएँ, गेन कर पाएँ। और इन्वायरमेंट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नॉइस नहीं होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि अच्छी डायग्राम्स लगी हों, पिक्चर्स लगी हों, ताकि उनको जो है ज़्यादातर फेमिलियर हो इन्वायरमेंट, ताकि वो बच्चा वहाँ पे ज़्यादा अपने आप को फील अच्छा कर सके।
ऑटिज़म में क्या पढ़ने की ज़रूरत है कि आई कांटेक्ट कैसा होता है, परसिस्टेंट बिहेवियर होता है, रिपीटिशन होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी में जाता है तो उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, और कौन सी थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी क्योंकि उनकी स्पीच में बड़ी ज़्यादा डिले हो रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा सकते हैं, आईईपी बहुत ज़रूरी होता है, ओवरऑल जितने भी थेरेपीज़ होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं ताकि उनकी जितनी मोबिलिटीज़ है, जितने उनकी सेंसेस है, सब पे वर्क करेंगे ताकि उनका इम्प्रूवमेंट होगी और बच्चा कुछ ठीक रहेगा। और इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिम्टम्स को और आपको कॉजेज़ और जो मैंने ASD जो आपको बताया है इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर ये डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो ये कौन सी है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, याद रखना है। बस आज की क्लास में इतना ही। ऑटिस्टिक के बारे में ध्यान से पढ़ लो और इसके अलावा कहीं से भी अलग चीज़ें नहीं आती हैं। ओके, थैंक यू।